हाय बच्चों पार्टी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू द चैनल शुभम पाठक, जहां पे हम क्लास 10th की एसएसटी और साइंस पढ़ते हैं। आज का चैप्टर है तुम्हारी क्लास 10 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, विच इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें बस हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, एंड ऑल ऑफ दैट। उन डेफिनेशंस के बाद तुम पढ़ते हो कि इंडिया ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए या हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके के लॉस बनाए हुए हैं। फिर तुम जानते हो कि हमारे यहाँ के जो जंगल होते हैं उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है इंडिया में, राइट, परमानेंट फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट। और उसके बाद फाइनली हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज का क्या योगदान रहा है इंडिया के जंगलों और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में, उसके बारे में पढ़ते हो। तो इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक्स ही हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और इन सारे टॉपिक्स को आज हम खत्म कर लेंगे। और आज की वीडियो के बाद तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और बताऊं ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, तो मेरे चैनल पे एसएसटी की जितनी वीडियोस हैं मैं गारंटी देती हूँ उनसे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। उससे फेमस कंटेंट मिल सकता है लेकिन उससे अच्छा कंटेंट तुम्हें एसएसटी का कहीं नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे कोई ऑनलाइन कोर्सेज नहीं चलते बच्चा कि मैं थोड़ा सा यहाँ तुम्हें पढ़ाऊँ और वहां पे बेटर पढ़ाऊँ ताकि बच्चे ज्यादा पैसे देके कोर्स खरीदें। सब कुछ मैं यहाँ बेहतर तरीके से इसी चैनल में पढ़ाती हूँ, ये नोट्स मैं खुद ही बनाती हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर तुम्हें आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो। चलो अब स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, हमारे पास ना 4 डेफिनेशंस हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली डेफिनेशन है, अच्छा इस चैप्टर में ना थोड़ा थोड़ा तुम्हें लगेगा बायोलॉजी आ रही है बीच बीच में तो जो हमारा आर एनवायरमेंट चैप्टर है ना साइंस में, क्लास 10 में, उसकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन इसमें भी है, जैसे बायोडाइवर्सिटी उसमें भी है, बट डेफिनेशन तो सेम ही रहती है कि बायोडाइवर्सिटी, बायो वर्ड का मतलब होता है बच्चा जिंदगी, लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है जब एक ही चीज के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि जब लाइफ के बहुत सारे वेरिएशन हो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि जब अलग अलग स्पीसीज दिखे तुम्हें, अलाइव ऑर्गेनिज्म की, जिंदा ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीसीज जब दिखे, तो बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज the variety of life on earth and all its level from genes to ecosystem. easy definition क्या होगी? The different types of flora and fauna that you find in a particular place is known as biodiversity. एक पर्टिकुलर जगह में कितनी अलग अलग स्पीसीज तुम्हें प्लांट्स और एनिमल्स की देखने को मिल रही हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसे तुम बोल दोगे बायोडाइवर्सिटी। सेकंड, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम से पता चल रहा है कि भैया बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी इसमें। एग्जैक्टली इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं बच्चा। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिंदा नहीं होते लेकिन इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए बड़े जरूरी होते हैं, जैसे कि पहाड़, नदियां, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें नहीं होंगी तो हमारा फ्लोरा और फौना जिएगा कैसे, है ना। और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट हो गए जो जिंदा नहीं होते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो जिंदा होते हैं। तो इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट हुए, एक हुआ बायोटिक जिसमें आ गया फ्लोरा और फौना, एक हो गया एबायोटिक जिसमें आ गया आपके लैंड्स, माउंटेन्स, ऑल ऑफ दैट। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? एक ऐसी जगह जहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में मिलके एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाते हैं सर्वाइवल की, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल देती हूं। एग्जाम्पल हो गया बच्चा, एक लेक है, उस लेक में तुम्हें ऊपर से कुछ डालना नहीं पड़ रहा है, तुम्हें ऑक्सीजन डालना नहीं पड़ रहा है, तुम्हें पानी डालना नहीं पड़ रहा है। उस लेक के अंदर जितने फोटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, मछलियां, स्नेल्स जो भी हैं उस लेक के अंदर, वो लेक अच्छे से उनका सर्वाइवल कर रही है। अब लेक में जो पानी है वो एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, लेकिन लेक में जो नीचे जो जमीन होगी, जहां पे रेत होगी, वो एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। ऑन द अदर हैंड लेक में जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट हो गए। तो एक इकोसिस्टम ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाता है दुनिया में। आर एनवायरमेंट चैप्टर जब क्लास 10 साइंस में पढ़ते हो तो इसकी डेफिनेशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट ज्योग्राफी के लिए बस इतना याद कर लो कि एक ऐसा एरिया जहां पे प्लांट्स, एनिमल्स और सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट साथ में मिलके रहते हैं, उन्हें बोला जाता है इकोसिस्टम। देन व्हाट इज फ्लोरा बच्चा? दुनिया में जितनी भी प्लांट्स की डिफरेंट स्पीसीज तुम देखते हो उन सबको क्या बोला जाता है? टुगेदर बोला जाता है फ्लोरा। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे शहर का फ्लोरा बहुत अच्छा है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पेड़ की या पर्टिकुलर स्पीसीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने शहर में प्रेजेंट पेड़ों की सारी स्पीसीज के बारे में बात कर रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे को एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज को एक साथ एक ही वर्ड में रेफर करना है तो मैं क्या बोलूंगी? फौना, कि भैया हमारे देश का फौना बहुत अच्छा है, राइट। नाउ
इकोसिस्टम कुछ इस तरीके का दिखता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप देखो इस इकोसिस्टम को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ये कर जाता है। कई इकोसिस्टम होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, कई इकोसिस्टम हमें नेचर देता है, जैसे नेचुरल पॉन्ड है, लेक है, वो सारे नेचुरल इकोसिस्टम में आएगा। अगर तुमने घर में एक्वेरियम बना रखा है तो वो मैन मेड इकोसिस्टम में आएगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल ऑल्सो, कैन बी मैन मेड ऑल्सो। नाउ हमें ये बात समझ आ गई थी बच्चा कि इकोसिस्टम हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में दुनिया के जाने माने कंट्रीज में आते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास प्लांट्स की भी बहुत सारी स्पीसीज है, हमारे पास एनिमल्स की भी बहुत सारी स्पीसीज है। अब क्यों है हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी स्पीसीज? क्योंकि इंडिया पहली बात तो ना 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। हमें मैप पे इतना छोटा सा दिखाया जाता है, लेकिन हमारा एरिया इतना कम नहीं है। हमारे पास पहाड़ से लेके रेगिस्तान से लेके समंदर से लेके नदियां तक सब कुछ, राइट। तो इतना डिफरेंट डिफरेंट तरीके का क्लाइमेट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे पास लैंड के फॉर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली वेजिटेशन भी डिफरेंट होती है। जब वेजिटेशन डिफरेंट होती है तो वो डिफरेंट तरीके के एनिमल्स को सपोर्ट करती है, तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी धीरे 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 कम हो रही है। कुछ तो बायोडाइवर्सिटी अंग्रेज ले गए, हमारे इंडिया में आके हमारे सारे जंगल काट के अपने यहाँ पे उन्होंने रेलवे बना ली। और ये तो चलो जंगलों की बात हुई, सिर्फ टिम्बर की बात हुई, टिम्बर मतलब जंगल से आई हुई लकड़ी, लेकिन और भी बहुत सारे रिसोर्सेज लेके, मिनरल्स ले गए, पेड़ पौधे ले गए, बहुत कुछ ले गए। जमीन पे जबरदस्ती हमसे खेती करा करा के हमारी जमीन को इनफर्टाइल कर दिया, राइट। सो दे डिप्लीटेड आर रिसोर्सेज टू अ लार्ज एक्सटेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के आजाद होने के बाद वो डिप्लीशन कम हो गया, तब भी वो डिप्लीशन बढ़ता रहा। क्योंकि देखो हम एक गरीब कंट्री थे, अब वहां पे खाने की इतनी कमी थी हमारे कंट्री में कि लोग क्या करते थे, जंगलों से चोरी चकारी करते थे, एनिमल्स वगैरह को मारते थे, उनकी स्किन बेचा करते थे, राइट। सो ये अगेन छोटा सा एग्जांपल है। हमारे एनवायरमेंट के साथ और बहुत तरीके की छेड़छाड़ हुई है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो छेड़छाड़ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी की, लेकिन हमारे भारतवासियों ने भी इंडिपेंडेंस के बाद कंटिन्यू की। इसीलिए जरूरत पड़ी बच्चा हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की। भैया प्रोटेक्ट करने की जरूरत किसे पड़ती है? जिसकी जान जोखिम में हो, राइट। तो जान जोखिम में आई तभी तो प्रोटेक्शन के लिए लॉ बने, राइट। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो दो वर्ड्स होते हैं बच्चा, एक होता है प्रेजर्वेशन, एक होता है कंजर्वेशन। प्रेजर्वेशन का मतलब होता है जो चीज जैसी है उसे बचाओ, वो प्रिवेंटेटिव होता है, मतलब कि इससे पहले कि ये चीज खराब हो जाए इससे बचा के रखो। जैसे तुम देखते हो कि घर में कोई नया सामान आता है, नए जूते तुम लेके आते हो तो उसे डब्बे में डाल के ही रखते हो, ऐसे कहीं फेंक वेक नहीं देते हो, डब्बे में डाल के रखते हो, भाई गंदे ना हो जाए, इस पे कोई कट ना लग जाए। दैट इज प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है जब कोई चीज इतनी ज्यादा कम मात्रा में प्रेजेंट होती है प्रेजेंट में कि उसे बचाने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लो पहले हमारे इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वो इतनी कम है कि जो बची कुची पॉपुलेशन है उसे प्रिजर्व नहीं, प्रिजर्व में तो चलो एक आधा दिन जूते डब्बे के बाहर रह भी गए तो भी क्या हो गया, कुछ नहीं होगा उन्हें। लेकिन अब इतनी बुरी हालत आ गई है कि अब जो बची हुई पॉपुलेशन है उस पर बिल्कुल कांस्टेंट निगरानी अगर तुम्हें रखनी पड़ रही है तो उसे तुम बोलते हो कंजर्वेशन, राइट। सो कंजर्वेशन से क्या होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है हमारे फ्लोरा और फौना की वो बच जाती है। इससे क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बनी रहती है। अब जरूरी तो नहीं, मान लो ऐसा नहीं है कि इंडिया से कभी पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, नीम के पेड़, बनियान के पेड़ आपको बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो पहले इंडिया में पाई जाती थी अब नहीं है। तो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, मतलब अगर हम पेड़ों की ही बात करें तो जो हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ थे, अब उसमें से कुछ पेड़ हमारे यहाँ पाए ही नहीं जा रहे। तो इसी के लिए कंजर्वेशन और जरूरी है, ताकि एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जो अलग अलग डाइवर्स फॉर्म्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल रहें, चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे वो प्लांट्स के हों। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। इसका एग्जाम्पल देखो ना, हमारे एग्रीकल्चर में पहले भी कॉटन उगाया जाता था, मूंगफली उगाई जाती थी, गन्ना उगाया जाता था, चावल और गेहूं उगाया जाता था। आज भी ज्यादातर फार्मर्स वही उगाते हैं। हम चाहते तो होहोबा ऑयल, महुआ की खेती, लैवेंडर की खेती, जो ये महंगी वाली क्रॉप्स है इन्हें उगा सकते थे, लेकिन हमने कभी उस तरीके से स्मार्ट तरीके से ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे अपनी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर में हम और ज्यादा डाइवर्सिटी ला सकते हैं, right? Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. मछलियों में भी ऐसा नहीं है कि समुद्र में और नदियों में बायोडाइवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, कंजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑब्वियसली पड़ती है, क्योंकि एक फूड चेन चल रही होती है बच्चा। बड़ी मछली छोटी मछली खाएगी, है ना, वो बड़ी मछली को और बड़ी मछली खा जाएगी। तो अगर छोटी मछली की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है तो फिर बाकी दोनों मछलियों की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब ये सब के लिए हमें कंजर्वेशन चाहिए। जब कंजर्वेशन होगी तो एक्वाटिक बॉडीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहेगी और उनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी रहेगी। सो वी नीड टू कंजर्व बोथ आवर फ्लोराज एंड
फौना। और यही बात 1950s और 60s में हमारे देश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट को, साइंटिस्ट को समझ आई, और तब जाके हमने थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करके क्या बनाया, वाइल्ड लाइफ, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। तो 1972 में बनके तैयार हुआ था, लेकिन उससे पहले इसका काम चालू हो गया था, रिसर्च वगैरह होनी चालू हो गई थी कि भैया देखिए देश में कहां कहां कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। अब उसके बाद ये 2 बार इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं। एक बार तो 80 के दशक में किए गए थे, एक्चुअली 80 के दशक में 2 बार चेंज कर दिए थे, एक 1980 में कर दिया था, एक 1986 में कर दिया था। तब क्या किया था, इससे पहले इसमें बड़े बड़े एनिमल्स हुआ करते थे सिर्फ, जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें छोटे एनिमल्स भी डाले जो अगेन एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, बट दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, लाइक मॉथ डाल दिए, बीटल डाल दिए, बटरफ्लाई डाल दी, बाकी इंसेक्ट्स डाल दिए, राइट। उससे पहले 1972 में जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था, तो इससे एक लिस्ट निकली थी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की कि भैया ये फलाना फलाना स्पीसीज हैं हमारे इंडिया में एनिमल्स की, जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए थी हमारे देश की कैपेसिटी के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा कम है। लेकिन उसमें सिर्फ बड़े एनिमल्स हुआ करते थे। फिर हमने 1980 और 1986 में छोटे छोटे एनिमल्स को भी उसमें डाला, इंसेक्ट्स को भी डाला। फिर फाइनली 1991 में हमने सोचा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्यों ना, अगर ये अच्छे से काम कर ही रहा है ये एक्ट, तो हम इसमें क्यों ना प्लांट स्पीसीज को भी डाल दें। ऑब्वियसली सारी प्लांट स्पीसीज नहीं डाली गई, वही वाली डाली गई जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत थी, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल बैठ के ये निर्णय लिया कि हमें अपने देश में अलग अलग तरीके से अब एनिमल्स और प्लांट्स को बचाना पड़ेगा। तो आप देखते हो जिम कॉर्बेट हो गया, सरिस्का हो गया, मानस हो गया, गिर हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको या तो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखने को मिलते होंगे। ये सब कहां से आए, ये नेशनल पार्क बनाने का फंडा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का फंडा कहां से आया? ये फंडा यहीं से आया क्योंकि सरकार को रियलाइज हुआ कि जो हमारे फ्लोरा और फौना है उन्हें अब कंजर्व करने की जरूरत आने वाली है। कंजर्व करने की, प्रिजर्व करने के तो दिन गए, तब तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे रिसोर्सेज ले रही थी। अब जो बचा कुचा है उसे कंजर्व कर लेते हैं, राइट। सो हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, उसमें लिस्ट निकाल दी कि भैया ये सारे एनिमल्स हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है बेसिकली प्रोटेक्शन की। लेकिन उसके बाद भी हमने स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी चलाए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया सिर्फ टाइगर की पॉपुलेशन के लिए। देन वी आल्सो डिड वन हॉर्न्ड राइनोसिरस। एक राइनोसिरस होता है, काजीरंगा पार्क असम में पाया जाता है, जिसमें एक ही सींग होता है उसके सर पे, बड़ा क्यूट लगता है, तो उसके लिए बनाया। कश्मीर में पाए जाने वाला एक स्टैग होता है, जैसे हनगुल बोलते हैं कश्मीरी में, उसके लिए हमने एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया। क्रोकोडाइल्स, हमारे इंडिया के जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उन्हें घड़ियाल बोला जाता है, दोज आर इंडियन स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, उनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ी। पता है क्रोकोडाइल स्किन के बड़े बड़े बैग्स बनते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स में, तो वहां क्रोकोडाइल की स्किन को भेज दिया जाता था, उसके लिए हमारी क्रोकोडाइल पॉपुलेशन बहुत डिप्लीट हो रही थी, तो वी मेड अ स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर दैट ऑल्सो। एशियाटिक लाइन, हमारे यहाँ पे जो लायन पाया जाता है उसे एशियाटिक लाइन बोलते हैं, एशिया में पाए जाने वाला लायन, उसको भी बचाने की जरूरत पड़ गई। हमारे एलिफेंट को भी बचाने की जरूरत पड़ गई, जो तो हमारे देश में बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बट अगेन उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, जो आइवरी होती है उनके दांतों में, तो उसके लिए उन्हें मारा जाता था, राइट। ब्लैक बक, चिंकारा, आपको पता ही होगा बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स पे इसका केस ही हो गया था, वो चिंकारा मार के आ गए थे। तो ये चिंकारा, ये तो बिश्नोई कम्युनिटी इसको बहुत पसंद करती है, बिश्नोई कम्युनिटी इसकी पूजा करती है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है। तो ये काले रंग का हिरण होता है जिसे ब्लैक बक बोला जाता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोदावन बोला जाता है हिंदी में, इसे भी। स्नो लेपर्ड, हमारे देश में बहुत ही कम बचे हैं और स्पेशली हिमालयास पे ही पाए जाते हैं, वो भी अपर हिमालयास पे, उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट चलाया। सो ये सारे प्रोजेक्ट चले, ये सारे प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, अपना अपना प्रोटेक्शन करके दे रहे हैं एनिमल्स की, लेकिन इसमें जो सबसे बेहतर तरीके से काम कर रहा है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। तो देखो इंडिया और हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। वी वर अ नेचुरल हैबिटेट फॉर टाइगर एंड लायन। और आपको एक बात बताऊं, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे टाइगर और लायन दोनों देखने को मिलते हैं अभी भी, राइट। बट सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि इंडिया और नेपाल में बहुत सारे टाइगर्स हुआ करते थे, पर धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ड्विंडल होने लग गई, मतलब इधर उधर डामाडोल होने लग गई। पहले मतलब 10-20 सालों के अंदर ही 55,000 पॉपुलेशन से इंडिया में 1827 टाइगर रह गए, मतलब कि बाकी सारे टाइगर्स की क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई?
या तो हमने उनका हैबिटेट छीन लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बढ़ती पॉपुलेशन है इंडिया में, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम नए नए एग्रीकल्चर लैंड को क्लियर करके वहां पे घर बनाए जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, कॉलेजेस, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, घर, सब कुछ हम बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं बच्चा। अब ये तो हमारी तरीके सोफे में बैठ के नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते ना टाइगर, इन्हें तो जंगल चाहिए, इनका हैबिटेट जंगल है। तो जब हम जंगल काटेंगे तो धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जाएगी। आए दिन आप न्यूज में देखते हो कि ये वाला फलाना टाइगर यूपी में कहीं निकला, बिहार में कहीं निकला, कर्नाटक में कहीं निकला, इस फलाना कॉलोनी में टाइगर घूम रहा है। टाइगर को क्या मजे आ रहे हैं तुम्हारी कॉलोनी में घूम के? कोई मजे नहीं आ रहे, कोई मजे नहीं आ रहे। बेचारा भूखा है, उसे खाना चाहिए, हमने उनके जंगल ले लिए उनसे, अब वो खाने की तलाश में दर दर शहर की तरफ आते रहते हैं, वरना अगर उन्हें खाना मिल जाए उनको और कुछ नहीं चाहिए, राइट। सो हैबिटेट श्रिंक कर रहा है, लैक ऑफ प्रे। जिन एनिमल्स पे फीड करते थे टाइगर, वो एनिमल्स ही खत्म हो रहे हैं। मान लो हिरण खाता था, खरगोश खाता था, वो वाले एनिमल्स की भी पॉपुलेशन कम हो रही है। अब एक टाइगर अपने जीवन में एक हिरण तो खाएगा नहीं ना, उसको 2-3 दिन में एक हिरण चाहिए होता है, बड़ा भाई, राइट। तो महीने में कुछ नहीं तो 10 हिरण खा जाए एक टाइगर। अब जब एक टाइगर 10 हिरण खाएगा, लेकिन हिरण बचे ही 2 हैं, तो फिर टाइगर बेचारा क्या खाएगा, राइट। यू गेट माई पॉइंट कि जिन चीजों पे ये लोग अपना प्रे करते थे, बड़े एनिमल्स, वो प्रे की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन भी dwindle करने लग गई है हंगर से। देन वी ऑल्सो हैव पोचिंग्स। अभी भी पोचिंग और हंटिंग बैन है हमारे देश में, ओवरऑल वर्ल्ड में भी बैन है, लेकिन फिर भी पोचिंग और हंटिंग होती है, तस्करी होती है। तस्करी मतलब इलीगल तरीके से एनिमल्स को मार के उन्हें उनकी स्किन्स और बोन्स के लिए बेचा जाता है। टाइगर की बात की जाए, टाइगर की स्किन तो बहुत लाखों करोड़ों में बिकती है भाई, लाखों करोड़ों में असली टाइगर की स्किन बिकती है। और बोन्स, इनकी बोन्स का ना कुछ मेडिसिन वगैरह बनती है, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती है, स्पेशली एशियन कल्चर में ना बहुत सारी मेडिसिन बनती है टाइगर की बोन्स की। अब भैया काम तो वो करती नहीं होंगी, और टाइगर बेचारा और मार दिया जाता है उसके लिए। एंड देन ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, वैसे वैसे हम ज्यादा हैबिटेट इनका क्लियर कर रहे हैं, वैसे वैसे टाइगर की पॉपुलेशन पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो फाइनली 1973 में ये सब ध्यान रखते हुए हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, और प्रोजेक्ट टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए हमने बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स खोले। मैं इनमें से बहुत सारी जगह जा चुकी हूँ, मुझे कभी टाइगर नहीं दिखा, पता नहीं क्यों इतनी पॉपुलेशन कम हो गई है इंडिया में टाइगर की, मुझे दिख ही नहीं पा रहा टाइगर। कई लोग पहली बार जाते हैं, उनको पहली बार में दिख जाता है। एनीवे, कॉर्बेट नेशनल पार्क है जहां पे लोगों को दिखता है भाई टाइगर, हमें तो सिर्फ पंजे दिखे थे, पंजों के निशान, वो भी सिर्फ उत्तराखंड में पड़ता है ये। मानस टाइगर रिजर्व नहीं गई हूं मैं, मे भी यहाँ दिख जाएगा, असम में पड़ता है ये। पेरियार गई हूं मैं, पेरियार में मेरे को सिर्फ एक हिरण दिखा था और एक नीलगाय दिखी थी बस, और बहुत चलना पड़ा था धूप में। ये पड़ता है केरला में। एंड देन वी हैव सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ नहीं गई हूं मैं, बट लेट्स सी, कभी चले जाएंगे, क्या पता दिख जाए। राजस्थान में सुंदरबन, जहां पे आपको मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर क्या है, हमारे देश का नेशनल एनिमल, तो वो दिखता है आपको वेस्ट बंगाल में, ठीक है जी। वहां पे बहुत सारे सांप और घड़ियाल भी देखने को मिलते हैं। बट एनीवे, आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो इस नाम से है, सोशली शुभम नाम से है, उसकी डीपी चेंज हो गई होगी अभी, लेकिन सोशली शुभम नाम से समवेयर अराउंड 47,000 बच्चे हैं उसमें ऑलरेडी एडेड। आप भी उसमें ऐड हो जाइए, क्योंकि हर ट्यूसडे 7 बजे हम एक चैप्टर की वहां पे करते हैं क्विज। 15-20 मिनट की क्विज होती है, बहुत मजा आता है। उसके अलावा मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे, अच्छी खासी कम्युनिटी है, पढ़ाई में दिल लगा रहता है। सो प्लीज ज्वाइन द कम्युनिटी टुडे इटसेल्फ। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो हो गया भैया टाइगर की बातें, ये तो हो गई एनिमल्स की बातें। अब यहाँ पे एनिमल्स को हम पीछे छोड़ रहे हैं, अब हम प्लांट्स की बातें कर रहे हैं। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ हरकतें हमारे इंडिया में कर दी थी। आप क्लास 9 में पेस्टोरलिस्ट वाले चैप्टर में, फॉरेस्ट वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ते हो। तो ओवरऑल उन्होंने हमारे जंगलों का बहुत सत्यानाश किया, लेकिन हमारे जंगलों की जो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, इससे पहले इंडिया में फॉरेस्ट्री सिस्टम नहीं होता था। फॉरेस्ट्री सिस्टम वही लोग हमारे इंडिया में करके गए। उसकी जो अच्छी बातें थी हमने इंडिया के आजाद होने के बाद कंटिन्यू रखी, जो बुरी बातें थी हमने जाने दी। तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो अंग्रेजों के टाइम से ही शुरू हो गया था, और जो हमारे बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे देश के मेजरली जो जंगल है, ये या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओन करता है या तो हमारी सरकार ओन करती है, ठीक है। अब हमारे देश के जंगलों को हम 2 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करते हैं। एक हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट, जो हमेशा फॉरेस्ट ही रहेंगे, जिनकी काटने पे बिल्कुल मनाही है। दूसरा हम बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट मतलब कि जो जंगल इस विचारों में नहीं आ पाते,
वो बच्चे कुछ जंगल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा किसी शहर में थोड़े बहुत 2 एकड़ की जमीन पे 3 एकड़ की जमीन पे पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, वो छोटे छोटे जंगल भी अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आ जाते हैं। बाकी सारे जो बड़े बड़े जंगल है वो किसमें आते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट में आते हैं। अब परमानेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है ऑब्वियसली जंगलों में मिलने वाले टिम्बर के लिए, यानी कि लकड़ी के लिए, और जंगलों से और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारा रबड़ पेपर के लिए, पल्प वगैरह बहुत कुछ मिलता है, तो उसके लिए जंगलों को वहां प्रोटेक्ट किया जाता है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं। वैसे तो सारे परमानेंट फॉरेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े मिलते जुलते होते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी स्टेट में और कौन से जंगल की बात हो रही है, थोड़े बहुत रूल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एनीवे चलो, परमानेंट फॉरेस्ट में फर्दर 2 डिवीजन होती है बच्चा, एक होता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट और एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है ये रिजर्व है, लेकिन ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। लेकिन दोनों ही किस में आते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट में आते हैं। अब डिटेल में मैं बताऊं तो जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे देश के आधे से ज्यादा जो जंगल है वो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं। ये कंप्लीटली कौन ओन करता है, इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है, राइट। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल अलाउ नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये रिजर्व्ड है। हम चाहते ही नहीं कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज हो, कोई लेस के चिप्स के पैकेट फेंक के वहां पे जाए, लोग घूमे सैर सपाटे पे, नहीं। वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर परमानेंट फॉरेस्ट, राइट। रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया, ऐसा माना जाता है कि देश में जो 3 तरीके के फॉरेस्ट अभी हमने बताए, एक तो हो गया रिजर्व, एक हो गया प्रोटेक्टेड, एक हो गया अनक्लास, उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हमारे लिए रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो थोड़ी सी ना बढ़िया ग्रीन स्टेट्स है ना, वहां पे तुम्हें देखने को मिलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, उत्तराखंड हो गई, केरला हो गई, तमिलनाडु हो गई, वेस्ट बंगाल हो गई, महाराष्ट्र हो गई। तो मोस्टली तुम ये वो जगह देखोगे, हिमालय की तो नाम याद कर लो, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भी आता है इसमें, पर एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो रहने दो। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड 2 पहाड़ी इलाके हो गए। फिर नीचे साउथ में केरला याद कर लो, तमिलनाडु याद कर लो, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश याद कर लो। साउथ में 5 स्टेट्स हैं, तेलंगाना को यहाँ पे छोड़ दिया, तेलंगाना छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। एंड साथ में वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, बस यही याद करना है। आगे चलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल्सो कम अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। हमारे देश का जो 1/3 फॉरेस्ट है वो किस में आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। ये जो फॉरेस्ट लैंड है इसे हम प्रोटेक्ट करते हैं फर्दर डिप्लीशन से। हम ऐसा मान के चलते हैं कि किसी जमाने में ये जो जंगल है बिल्कुल अछूते थे, मतलब इन्हें किसी ने भी नहीं छुआ था, लेकिन अब इनमें थोड़ा बहुत हार्म और एक्सप्लॉयटेशन कर दिया गया है, तो इसलिए हम इसे फर्दर डिप्लीशन से बचाते हैं। जो आपकी जो स्टेट्स है जहां पे हाई पॉपुलेशन है, जैसे कि बिहार हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, क्या यहाँ पे जंगल नहीं होते थे, पहले होते थे, लेकिन अब जो ये जंगलों की हालत है वो थोड़ी सी खराब है, इसलिए हम फर्दर डिप्लीट नहीं होना चाहते। तो इसके जो एग्जांपल्स है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि बिहार, जैसे कि पंजाब, जैसे कि हरियाणा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जैसे कि उड़ीसा, जैसे कि राजस्थान, ये सारे। पीछे देखो जम्मू एंड कश्मीर में कम पॉपुलेशन होती है ना, अरुणाचल प्रदेश में कम पॉपुलेशन होती है, तो पीछे जो है थोड़ी सी कम पॉपुलेशन वाली स्टेट्स है, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट्स है। तीसरा है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। जो जंगल इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं भैया, वो किस में आते हैं, अनक्लास्ड में। इसमें या तो वो वाले जंगल आते हैं जो दूसरी कैटेगरीज में नहीं आए, बाकी वेस्टलैंड भी आ जाते हैं। वेस्टलैंड मतलब कि जिस जमीन पे हम खेती नहीं कर रहे हैं, 2-4 पेड़ उगे हुए हैं, वो भी किस में आ जाते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आ जाते हैं। ये गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं। भैया आपने कहीं जमीन ली हुई है, आपकी बहुत बड़ी जमीन है, उस पर जंगल बना हुआ है, आप कभी भी चाहो तो उस जंगल को काट के अपना घर बना सकते हो, लेकिन अभी करंटली तो उस पर मान लो जंगल बना हुआ है, तो आप आ जाओगे प्राइवेटली ओन्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। लेकिन ऐसी कोई जमीन है जो किसी ने भी खरीदी नहीं है, लेकिन उस पर जंगल उगा हुआ है, तो वो तो सरकारी हुई, राइट, तो वो आ जाएगी गवर्नमेंट की। तो डिपेंडिंग अपॉन किसकी ओनरशिप है ये बदलता रहता है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं और जो गुजरात है, उसमें सारे के सारे फॉरेस्ट किस में आते हैं, अनक्लास कैटेगरी में आते हैं, और ये लोकल कम्युनिटीज द्वारा मैनेज किए जाते हैं। गुजरात में भी बच्चा बहुत सारी नोमैडिक कम्युनिटी है, और नॉर्थ ईस्ट में तो आप जानते हो कि लॉस थोड़े से डिफरेंट है, तो वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो अपने अनक्लास फॉरेस्ट को बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखी है, बढ़िया इकोसिस्टम चल रहा है वहां पे। चलो, सो ये रहा मैप। ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत पूछा जाता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है हमारी बच्चा जहां पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट देखने को मिलता है। 45%, मतलब मध्य प्रदेश में जितना जंगल है उसका 75% एरिया जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट में आता है, विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल forest for us. So this question can be asked in the board exam. Now community and conservation. Community का मतलब क्या होता है? Community का मतलब होता है बच्चा समुदाय, लोगों का ग्रुप. It could be because of caste, it could be because of gender, it could be because of language. किसी भी बेसिस पे अगर लोगों का एक गुट बन रहा है तो उसे तुम कम्युनिटी बोलते हो। इस चैप्टर में हम जो कम्युनिटी पढ़ने वाले हैं वो मोस्टली ज्योग्राफी के आधार पे बनी है, यानी कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एक कम्युनिटी बोल दी, संथाल एरिया के लोगों को एक कम्युनिटी बोल दिया, तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है।
कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। अब कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज ऐसा नहीं है कि हम आजाद हुए, हमने थोड़ा बाहर के देशों से सीखा और हमने बोला कि हमारे देश में कंजर्वेशन होनी चाहिए। कंजर्वेशन हमारे देश में बहुत सालों से हो रहा है, बहुत सदियों से हो रहा है, इनफैक्ट राजा महाराजों के टाइम से हो रहा है। लोकल कम्युनिटीज अपने आसपास के जनजीवन को, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, प्रोटेक्ट करती हुई रही हैं, राइट। We often ignore that in India forests are also home to some of the traditional communities। हम ये भूल जाते हैं, हम अपने ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं भैया, शहरी इलाकों में रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि आज भी जो जंगल है वो मोस्टली रूरल इंडिया में देखने को मिलते हैं, इंटीरियर इंडिया में देखने को मिलते हैं, और उन जंगलों में आज भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है। और ट्राइबल कम्युनिटीज का पता है रिलीजन मोस्टली क्या होता है, नेचर। वो अब आप अपने भगवान को तो हर्ट नहीं कर सकते, तो जब आप पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, एनिमल्स को भगवान की तरह प्यार करते हो, भगवान की तरह आप उनकी रक्षा करते हो, तो उन्हें कैसे हर्ट करोगे, बल्कि आप उन्हें क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। तो कम्युनिटीज का कंजर्वेशन में बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऑब्वियसली कभी कभी उन्हें सर्वाइव करने के लिए भी फाइट मारनी पड़ती है। जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्हीं के जंगल उन्हीं से छीनने की कोशिश की थी। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई सारे जंगल जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज अपना रहना वहना करते थे, वहां से उन्हें डिस्प्लेस कर दिया मतलब वहां से हटा के कहीं और बसने को बोल दिया, या उनके जंगलों को परमानेंट फॉरेस्ट में डाल दिया कि अब तुम आज से यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी हरकतें होती रहती हैं कम्युनिटीज के साथ, और वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट जो हमारी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं जहां पे कम्युनिटीज ने आगे सरकार का कोई रोल नहीं है, कम्युनिटीज ने आगे आके अपने एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने की कोशिश की। नंबर 1 इज सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। यहाँ के जो गांव वाले हैं बच्चा, उन्होंने वहां पे माइनिंग होनी शुरू हुई थी। सरिस्का में माइनर्स आए थे, कोई तो मिनरल निकालने के लिए खुदाई वदाई हो रही थी। गांव वालों ने बोला हम यहाँ माइनिंग नहीं करने देंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स रहते हैं, तुम्हारी माइनिंग की वजह से वो या तो यहाँ से चले जाएंगे या तो विलुप्त हो जाएंगे, हम यहाँ माइनिंग करने नहीं देंगे। तो विलेजर्स ने खुद खड़े होके अपने यहाँ के एनिमल्स को बचाया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, माइनिंग को रुकवाई। दिस इज योर सरिस्का विच इज इन राजस्थान। नेक्स्ट इज अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अगेन वन एग्जांपल फ्रॉम राजस्थान। अलवर डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पे कुछ 5 गांव है, डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे 5 गांव हैं, और इन 5 गांव के लोगों ने एक साथ आके अलवर डिस्ट्रिक्ट का 1200 हेक्टर, बहुत बड़ा लैंड होता है, 1200 हेक्टर के जंगल को भैरवदाव डाक सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया। खुद से उन्होंने बोला कि ये जो अलवर डिस्ट्रिक्ट का 1200 हेक्टर का जो जमीन है, आज से हम इसे भैरवदेव डाक सेंचुरी बोलेंगे। और फिर बाद में सरकार ने भी उसे अपना लिया, और वहां पे वो एक प्रोटेक्टेड एरिया बन गया जहां पे एनिमल्स और प्लांट्स की रक्षा की जाती है। उन्होंने, लेकिन सरकार ने पहले नहीं किया ये कदम, उन्होंने पहले शुरू उठाया, उन्होंने नामकरण किया उस एरिया का, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, उन्होंने खुद से बोला कि यहाँ पे हंटिंग करना, यहाँ पे पोचिंग करना बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। उन्होंने खुद से अपने घर में से लोग जाके फॉरेस्ट गार्ड की तरह अपॉइंट किए कि भैया आज तेरी जॉब लगेगी, आज तेरी बारी है, आज तेरी बारी है। उन्होंने अपने जंगलों की रक्षा खुद से की। क्या मिल रहा था उन्हें? कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें अपने जंगलों से इतना प्रेम था कि उन्होंने ये करके दिखाया, और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसे अपनाया और बोला कि हाँ भैया आपकी जो सेंचुरी आप बोल रहे हो, आज से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट। देन वी हैव चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन को हग द ट्रीज आंदोलन भी बोला जाता है, क्योंकि ये हिमालयाज में हुआ था। हिमालयाज में सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक सोशल वर्कर है हमारे, उनकी वजह से ये स्टार्ट हुआ था। तो हुआ क्या था कि हिमालयाज में कई सारी कम्युनिटीज हैं जो जंगलों से अपना रहना खाना लाती हैं, चाहे जड़ी बूटियां हैं, चाहे लकड़ियां हैं, चाहे फल फूल हैं, वो सब जंगलों पे डिपेंडेंट है। अब वहां पे एक बड़ा सा कॉर्पोरेट कंपनी चला गया और उसने बोला कि ये जमीन हमें सरकार ने दे रखी है इतने पर्टिकुलर ईयर्स के लिए, हम यहाँ पे जंगल वंगल काट के क्या बनाएंगे भैया, कंपनी बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। लोगों ने बोला बिल्कुल भी नहीं, तुम हमसे हमारे जंगल नहीं छीन सकते, जंगलों को काट तो बिल्कुल भी नहीं सकते। तो लोगों ने वहां पे जाके, स्पेशली औरतों ने, घर की औरतों ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने सारे पेड़ों को जाके हक करके खड़े हो गए, और एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट कि भैया अगर तुम्हें इन जंगलों को काटना है ना, तो तुम्हें पहले हमारी जान लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जीते जीतो हम एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे। सक्सेसफुल हुए लोग, वहां पे वो फैक्ट्री नहीं लगी। बच्चा जहां पे भी आपको इंडिजिनस स्पीसीज दिख रही है ना, इंडिजिनस स्पीसीज का मतलब होता है जो उस एरिया की पर्टिकुलर स्पीसीज होती है। जैसे मान लो महुआ है, महुआ अगर मैं बोलूं सिर्फ उत्तर प्रदेश में उगता है, तो हम उसे बोलेंगे इट इज अ इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इंडिजिनस स्पीसीज का मतलब है जो वहां पे उस हिमालयन एरिया की जो अपनी पर्टिकुलर स्पीसीज जो पूरी दुनिया में सिर्फ वहीं उगती हैं, उनको अगर आप काट दोगे तो फिर क्या बचेगा ना नेचर में, राइट। चलो
ऐसा ही एक और हुआ था उत्तराखंड और हिमाचल में, जिसे बोला जाता है बीज बचाओ आंदोलन, जो कि सेव द सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। विजय जरधारी अगेन एक बहुत ही फेमस सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने शुरू किया था ये 1980s में, और हेनवाल रिवर वैली में, जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उत्तराखंड की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है टिहरी, वहां पे उन्होंने शुरू किया था। बाद में मूवमेंट बहुत फेमस हो गया, पूरे उत्तराखंड पूरे हिमाचल में फैल गया। उन्होंने ये बात समझी कि जब तक हम अच्छे बीज को सेव नहीं करेंगे तब तक अच्छा पौधा नहीं निकलेगा और अच्छे जंगल नहीं बनेंगे। तो उन्होंने अच्छी क्वालिटी के बीजों को बचाने के लिए मूवमेंट शुरू किया, और अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज, अपनी जो इतने साल की नॉलेज थी एज अ फार्मर, एज अ सोशल वर्कर, और जो भी उन्होंने अपने सोशल वर्क के टाइम में जो कुछ भी सीखा था कम्युनिटी से बात करके, वो सारी नॉलेज को लगा के ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के रूल्स को अप्लाई करके, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की सोशियोलॉजी को प्रिजर्व करके उन्होंने जंगलों को बचाया। तो ऐसा नहीं है कि वो हवा हवा में बात कर रहे थे, उनके पास अपनी नॉलेज थी, उनके पास कम्युनिटी की नॉलेज थी, और उनके पास पढ़ी हुई कॉलेजेस में पढ़ी हुई नॉलेज थी, जिसे उन्होंने लगा के बनाया बीज बचाओ आंदोलन। ये है वो, ठीक है। सो दिस इज द गाय आई एम टॉकिंग अबाउट, विजय जरधारी जी। चलिए नेक्स्ट इज जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट। अभी तक जो मूवमेंट थे वो कंप्लीटली कम्युनिटी सेंटर्ड थे, अब जो मूवमेंट है वो कम्युनिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच का मूवमेंट है। तो उड़ीसा में समझा गया कि यार उड़ीसा में बहुत सारे जंगल हैं और उड़ीसा के जंगलों को प्रोटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, कि अगर लोकल कम्युनिटीज को ही हम इन्वॉल्व कर लेंगे जंगलों की प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सबसे बेस्ट पता है कि अपने जंगलों को कैसे बचाना है। तब शुरू हुआ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 में उड़ीसा की स्टेट में। उसके बाद से कई स्टेट्स में रेप्लिकेट हो चुका है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें विलेजर्स और फॉरेस्ट अथॉरिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। विलेजर्स फॉरेस्ट अथॉरिटीज के लिए जंगलों की प्रोटेक्शन करते हैं कि जंगलों में कोई हंटिंग ना करे, पोचिंग ना करे। अगर कोई भी कुछ ऐसा होता है वो फॉरेस्ट अथॉरिटीज को तुरंत वो करते हैं, हेड्सअप करते हैं कि भैया, नोटिफाई करते हैं कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है, देख लीजिए आप। और फॉरेस्ट अथॉरिटीज बदले में विलेजर्स को जंगलों में जाने देते हैं, और लकड़ी छोड़ के बाकी कुछ भी अगर वो जंगलों से लाना चाहते हैं, जड़ी बूटियां, फल फूल जो भी, वो लाने देते हैं। तो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स का मतलब है कि लकड़ी छोड़ के आप जंगलों से जो भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। और प्रोटेक्शन किसकी? फॉरेस्ट अथॉरिटीज की। जंगलों की प्रोटेक्शन गांव वाले करके देते हैं। तो दिस इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और बहुत अच्छे से चल रहा है। इट इज एक्चुअली अ सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रैक्टिस इन उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड का मतलब होता है पूजा योग्य, ग्रुप्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो कई जगह हमारे इंडिया में कई जंगलों को या फिर जंगल के कुछ हिस्सों को, डिपेंड अपॉन कि कहाँ के सेक्रेड ग्रुप की बात हो रही है, तो या तो पूरे जंगलों को या जंगल के कुछ हिस्सों को हम सेक्रेड ग्रुप की तरह मानने लगते हैं। हम और आप नहीं, वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज उन्हें सेक्रेड ग्रुप की तरह मानने लगती है, और उस जंगलों को बिल्कुल नहीं छूती है या उस एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो मानती है कि वो सीक्रेट है, वो पूजा योग्य है, और वो उसे खराब नहीं करना चाहती ड्यू टू इट्स ओन कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, राइट। मैंने बोला ना, आप अपने भगवान को थोड़ी नुकसान पहुंचाओगे जिसकी पूजा करते हो, जिसकी रक्षा करना चाहते हो। तो इसी तरीके से ये जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, हमारे यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, दे कंसिडर सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट और द एंटायर फॉरेस्ट समटाइम्स एज देयर गॉड, राइट। तो वो उसकी प्रोटेक्शन करती है। जैसे कि एग्जांपल है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में दो ट्राइबल कम्युनिटीज का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एक है मुंडा कम्युनिटी, एक है संथाल कम्युनिटी। दोनों ही कम्युनिटी जो हैं अलग अलग पौधों को या पेड़ों को वर्शिप करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। कदम्बा का पौधा होता है बच्चा, और महुआ का पौधा होता है। अच्छा, इनके साइंटिफिक नाम आपके होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन जो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देगा ना, अगली क्लास में उसका नाम मैं दिखाऊंगी, ठीक है, स्क्रीन पे। तो इसका साइंटिफिक नाम और इसका साइंटिफिक नाम आपको मुझे बताना है, किसमें? कमेंट्स में, ठीक है। तो कादम्बा और महुआ का वहां पे पूजा की जाती है। अच्छा, ये पेपर में नहीं आएगा साइंटिफिक नाम्स, क्योंकि बायो का पेपर नहीं है, एसएसटी का पेपर है, तो नहीं आएगा, बट दिया है तो एक बार पढ़ लेना। ऐसे ही उड़ीसा और बिहार में इमली के पौधों की, जैसे टैमरिंड बोला जाता है इंग्लिश में, पूजा की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की पूजा की जाती है, एनिमल्स की भी पूजा की जाती है बच्चा। हाँ, चेंज हो गया। हाँ, अदर ट्रीज, हम आप देखते हो कि कई सारी हिंदू कम्युनिटीज हैं जो पीपल की पूजा करती हैं, बनियन ट्री, बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, नीम के पेड़ की पूजा करती हैं, बनाना की पूजा करती हैं, राइट। नॉर्मली जो ट्राइबल कम्युनिटीज की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, चलो उनका तो रिलीजन अलग हो गया, मैं तो हिंदूज की बात कर रही हूँ। बहुत सारे अलग अलग पौधों को बचाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी पूजा होती है। सिमिलरली कई एनिमल्स को आप देखते हो कि वैसे बंदरों को हम हटा दे डंडा वंडा देके, बेशक कुछ भी कर दें, लेकिन जब हम मंदिरों के पास जाते हैं, वहां पे जो बंदर पड़े होते हैं, हम उन्हें खूब प्रसाद वसाद खिलाते हैं, खूब उनकी सेवा वेवा करके आते हैं, उन्हें कोई डांटता डूटता नहीं है, राइट। वाई? बिकॉज देन द एनिमल्स अराउंड द टेम्पल आर कंसिडर्ड एज
गॉड्स और इक्विवेलेंट टू गॉड्स, राइट। तो वहां पे उनकी पूजा होती है। जैसे लंगूर हो गए, देखो काले मुंह वाला जो होता है उसे मैक्यूअस बोलते हैं, और जो लाल मुंह वाला होता है उसे, लाल मुंह वाला नहीं, लाल बम वाला होता है, उससे हम लंगूर बोलते हैं ठीक है। और बिश्नोई कम्युनिटी चिंकारा को तो पूजे योग मानती है, और वहां की बाकी एनिमल्स और प्लांट्स को भी मानती है। सो सेक्रेड ग्रोव एक एग्जाम्पल है, और ये कम्युनिटी ओरिएंटेड कंजर्वेशन के सारे एग्जाम्पल्स बेसिकली हमें ये सिखाते हैं कि इन्वायरमेंट की डिस्ट्रक्शन करना बहुत ईजी है, लेकिन इन्वायरमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से उसी स्टेट में लाना जिस स्टेट में वो पहले था, वो बहुत ही मुश्किल है। और उसकी सबसे बेस्ट नॉलेज जो है वो किसी सरकार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हो सकती। वो जो बेस्ट नॉलेज है वहां की लोकल कम्युनिटीज को ही होगी, क्योंकि वो वहां जनरेशन आफ्टर जनरेशन रहते हुए आए हैं, जंगलों को संभालते हुए आए हैं। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन आज भी हम देखते हैं जब जंगलों से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम बन रहा होता है तो ट्राइबल पॉपुलेशन को बीच में नहीं रखा जाता। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, वो क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम बनाया गया था। सरदार सरोवर डैम को बनाने के लिए 1.5 लाख पेड़ों को काटा गया था। पेड़ों को काटना तो छोड़ो, वो जो जंगल था जिसे काटा गया था उसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी उसे भी वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया था कि हटो, यहाँ पे डैम बनेगा, राइट। सो हम जंगल भी काट रहे हैं, हम ह्यूमंस को भी तंग कर रहे हैं, एनिमल्स को भी तंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बेटर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। बेटर डिसीजंस कैसे आएंगे? जब हम लोगों को पॉलिसी के सेंटर में रखेंगे, ना कि अपने पर्सनल फायदे को, राइट। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक। तो सरकार को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करना चाहिए जो लोगों के भले के लिए हैं, देश के जीडीपी के भले के लिए नहीं, देश की पैसे के लिए नहीं, जो सिर्फ अंबानीज और अडानीज की जेब में जा रहा है, नहीं, देश के असली कॉमन पीपल के भले के लिए, कॉमन एनवायरमेंट के लिए भले के लिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आज की जनरेशन का भी ख्याल रख रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रख रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के फायदे देखने की, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा। आई विल एंड द क्लास विद गौतम बुद्धा का एक कोट, द ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस। बुद्ध जी ने बोला था कि एक पेड़ जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अंधाधुंध काइंडनेस है, एंड बेनेवोलेंस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस। और वो अपने सर्वाइवल के लिए हमसे कुछ नहीं मांगता, और बल्कि बदले में खुद जो है हमारी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए प्रोडक्ट्स देता है, चाहे वो फल हैं, फूल हैं, जड़ें हैं, ये सारी चीजें हम खाते हैं, राइट। कई प्लांट्स की हम जड़ें खाते हैं, कई प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, कई प्लांट्स की स्टेम खाते हैं। वो कहाँ से आ रहा है? पेड़ से आ रहा है, जो हमसे कुछ नहीं ले रहा, बल्कि हमारी जिंदगी को बनाए रखने के लिए खुद के प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल, इट अफोर्ड्स नहीं आएगा, आई थिंक ऑफर आएगा। इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू ऑल बीइंग्स, ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉय इट। और पेड़ इतने खूबसूरत होते हैं कि सारी तरीके की, आप जानते हो फूड चेन शुरू ही होती है प्लांट से, तो सारे तरीके के ऑर्गेनिजम्स को प्लांट सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर आप पेड़ को काटने गए हो ना, वो पेड़ भी आपको छाया देगा जिस पेड़ को आप काटने गए हो। तो हमें अपने आसपास के पेड़ों को और एनिमल्स को बचाना चाहिए, तभी हम इंसान के लाने के लायक हैं यार, वरना हम इतनी इवॉल्व्ड स्पीसीज का क्या फायदा हुआ, right? So if you want to talk more about social science of class 10 or you have any doubt, you can reach out to me on my WhatsApp account of which is called as शुभम पाठक। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। I'll see you next time। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, और वो जो 2 साइंटिफिक नेम्स बोले वो भी कमेंट्स में बताइएगा। बाय बाय, टाटा।